हेलो फ्रेंड्स, क्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं हम उन सभी क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और हाँ, आज के वीडियो का जो टारगेट का लाइक रखा गया है ना, लाइक का जो टारगेट रखा गया है वो सिर्फ 20 लाइक का रखा गया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक सबसे तेज पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा स्विमर कौन बनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा स्विमर की हम बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा पैरा स्विमर की जब भी हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कौन, जिया राय का नाम ध्यान रखना है। किसका? जिया राय आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम जिया राय की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जिया राय की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जिया राय जो है वो मात्र 16 साल की हैं। ठीक है, और ये ऑटिज्म से पीड़ित हैं। किससे पीड़ित हैं? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना है कि बेसिकली ये जो हैं, और ये जो है मुंबई की रहने वाली, अगर इनकी बात करें हम यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना है ये मुंबई महाराष्ट्र रहने वाली हैं। और जो इंग्लिश चैनल इन्होंने पार किया है वो 34 किलोमीटर उसकी दूरी है टोटल, और 17 घंटे 25 मिनट में मात्र इन्होंने पार किया है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है पाक जलडमरू मध्य का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। पाक जलडमरू मध्य को पार करने वाली भी सबसे कम उम्र की और सबसे तेज़ तैराक होने का इन्होंने विश्व कीर्तिमान हासिल किया है। तो आपको इंग्लिश चैनल तो ध्यान रखना ही रखना है, और साथ ही साथ ध्यान रखना है पाक चैनल के बारे में भी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंग्लिश चैनल से रिलेटेड कुछ आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वो रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे बात करें इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन है, ये विश्व की पहली महिला है। 1926 के अंदर गर्टरूड एडरले ने इसे पार किया था, है ना, इंग्लिश चैनल को पहली बार। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये एक अमेरिकी तैराक हैं। वहीं पे इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला की अगर हम बात करें तो आरती साहा का नाम आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय, तो मिहिर सेन का नाम आपको ध्यान रखना है। मिहिर सेन ने 1958 में इसे पार किया था, और बात करें आरती साहा की तो उन्होंने 1959 में इसे पार किया था। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पहली भारतीय महिला, विश्व की पहली महिला, और इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय। ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं। अच्छा, इंग्लिश चैनल को देखते हैं, इंग्लिश चैनल कहाँ पर है। तो आपको ध्यान रखना है यूरोप महाद्वीप के अंदर फ्रांस और ये जो यूनाइटेड किंगडम है ना, इंग्लैंड, इसके बीच में ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये जो जल का एक सकरा सा रास्ता जो आप देख रहे हैं छोटा सा, ये जो है यही इंग्लिश चैनल है, और यहाँ से पार करके यहाँ जाना होता है ना। और ये जो है मात्र 34 किलोमीटर की लंबाई, जिसकी भी हमने चर्चा की है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर है इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल जो है आपका ये यहाँ पर इंग्लिश चैनल है। अच्छा, पाक जलडमरू मध्य की बात करें, पाक जलडमरू मध्य की बात करें अगर, तो ये आपका इंडिया है और ये है आपका श्रीलंका, और इसके बीच की जो जल रेखा आपको दिख रही है यही है पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टाइम मैगजीन की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में कितने भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से वो 3 भारतीय स्थल हैं अगर हम बात करें तो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई आपको ध्यान रखना है, मनम चॉकलेट फैक्ट्री हैदराबाद में स्थित है, इसका ध्यान रखना है, और एक नार रेस्तरां जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो ये तीनों भारतीय स्थल आपको ध्यान रखने हैं, मुंबई, हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी कुछ नाम शामिल किए गए थे, जिसमें आपको ध्यान रखना है एक तो साक्षी मलिक का नाम, एक आपको ध्यान रखना है आलिया भट्ट का नाम, एक आपको अजय बंगा का, और एक नाम ध्यान रखिएगा सत्या नडेला का। अच्छा, विश्व की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर हाल ही में टाटा, रिलायंस और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे कंपनियों को शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपको और ध्यान रखना है, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 जो है ये किसे सम्मानित किया गया है, तो टेलर स्विफ्ट का नाम ध्यान रखिएगा। टेलर स्विफ्ट जो है इनका नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, टेलर स्विफ्ट का नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो है इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में ब्रिटिश, कौन सा, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स रेस जो हुई थी वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जो हुआ था वो टूर्नामेंट भी इन्होंने अपने नाम किया है। तो लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स दोनों ही अपने नाम किया है। ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन।
फिर बात करते हैं यहाँ पर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली भारतीय महिला कौन बनी है। तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली जो भारतीय महिला बनी है वो बनी है मनु भाकर। मनु भाकर ने अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल देश को दिलवाया था शूटिंग की प्रतियोगिता के अंदर। किसके अंतर्गत? शूटिंग प्रतियोगिता में, और 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग का। तो 10 मीटर पिस्टल आपको ध्यान रखना है। टूर्नामेंट कौन सा? 10 मीटर का रेंज था। इसके अंदर भी आपको एक और ध्यान रखना है कि 2 मेडल, दूसरा भी ब्रॉन्ज मेडल, दोनों ही मेडल जो है वो कांस्य पदक हैं, ब्रॉन्ज मेडल है। मनु भाकर के साथ यहाँ पे सरबजोत का नाम आपको ध्यान रखना है। मनु भाकर और सरबजोत की जो मिक्स प्रतियोगिता, जो मिक्स इवेंट जो प्रतियोगिता थी उसके अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और पेरिस ओलंपिक में ये भारत का दूसरा मेडल है। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, मनु भाकर कहाँ की हैं? तो मनु भाकर जो है ये हरियाणा के झज्जर की हैं। कहाँ की हैं? हरियाणा के झज्जर की हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार ओलंपिक कब हुआ था। तो पहली बार ओलंपिक का आयोजन 96 में है ना, 1896, 1896 के अंदर एथेंस में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, भूस्खलन या लैंडस्लाइड की बात कर रहे हैं, इससे 119 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में केरल के वायनाड में, कहाँ पर? केरल के वायनाड के अंदर 4 गांव जो है वो बारिश की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से उसके अंदर 4 गांव जो है वो बह गए हैं। टोटल 4 गांव, इसमें 119 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है, और 98 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं इसमें, है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक बार इमेज देखिए यहाँ पर, कि जो केरल के अंदर लैंडस्लाइड हुई थी वहाँ की इमेज को ध्यान से देखिए, है ना। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें तो ये घर आपको दिख रहे हैं, सड़क वड़क सब कुछ यहाँ पर बह गया है ना। तो बहुत ही भीषण यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी, और बहुत से लोग इसके अंदर मारे गए हैं। बात करें यहाँ पर अगर हम केरल की, तो ऑपरेशन अमृत जो है अभी हाल ही में शुरू हुआ था। एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए केरल पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है केरल का नाम। क्या नाम था उस OTT प्लेटफॉर्म का? सू स्पेस नाम था। क्या नाम था? सी स्पेस। और दूसरा राज्य अभी हाल ही में मेघालय बना है। यहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो केरल ने अभी नाम बदलने की बात कही है। इसके पहले भी आप लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। क्या कहा है? केरलम करने की बात कही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की है। उनका संबंध किस खेल से है? अगर हम रोहन बोपन्ना की बात करें तो इनका संबंध टेनिस खेल से है, और इन्होंने भी हाल ही में पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है। रोहन बोपन्ना की बात करें तो एशियन गेम्स में ऋतुजा भोसले के साथ मिलकर के इन्होंने गेम्स, जो एशियन गेम्स है आपको ध्यान रखना है, एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ऋतुजा भोसले के साथ मिलकर के। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की बात करते हैं। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 हुआ था, इसके अंदर डबल्स की जो कैटेगरी थी, युगल जो प्रतियोगिता थी, आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर इन्होंने, है ना, टूर्नामेंट को अपने नाम किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोहन बोपन्ना ने डेब्यू कब किया था, तो 2002 में इन्होंने डेब्यू किया था। अच्छा, यहाँ पे संन्यास की घोषणा हो गई। अब संन्यास की बात करें तो अभी हाल ही में कौन कौन से खिलाड़ियों ने, तो अभी हॉकी के एक प्लेयर हैं PR श्रीजेश, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। PR श्रीजेश ने भी घोषणा की है संन्यास की, ठीक है। फिर थॉमस मुलर का नाम आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है थॉमस मुलर ने। थॉमस मुलर की बात करें तो ये जर्मनी के फुटबॉलर थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम आपको ध्यान रखना है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 54वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा, भारत को चौथा स्थान मिला है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर रूस है, और तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर रोमानिया है, और यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि चौथे स्थान पर भारत है। अच्छा, चौथे स्थान पे भारत की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत ने यहाँ पर 3 तो सिल्वर पदक जीता है, और 2 जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। तो 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर पदक के साथ कुल जो है टोटल 5 पदक भारत ने जीता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये कहाँ पर हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये जो टूर्नामेंट हुआ था
ये टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये टूर्नामेंट का आयोजन जो है ये ईरान में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? ईरान के अंदर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 54वां कौन सा 54वां संस्करण था। संस्करण भी ध्यान रखिएगा, 54वां संस्करण है और ईरान में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड जो है ये हाई स्कूल के छात्रों के लिए विश्व चैंपियनशिप जो कि भौतिकी प्रतियोगिता है, ये हर साल एक अलग देश में आयोजित की जाती है। पहली बार इसका आयोजन 1967 में पोलैंड में किया गया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस दिया है? तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का जो लाइसेंस दिया है आरबीआई ने, वो बिलडेस्क को दिया है, अमेजन पे को दिया है और एडन को भी दिया है। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी। अच्छा, बात करें यहाँ पे कि पहली कंपनी कौन सी थी, तो पहली कंपनी जो थी वो कैश फ्री कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? कैश फ्री। और ये बेंगलुरु की कंपनी थी। कहाँ की? बेंगलुरु की कंपनी थी। अच्छा, आरबीआई की बात करें अगर, तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हो जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुंबई में है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके गवर्नर्स के बारे में। तो गवर्नर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा अभी 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो वर्तमान में गवर्नर हैं। एग्ज़ाम में अगर पूछता है कि पहले गवर्नर कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है ऑसबर्न स्मिथ का नाम। किसका? ऑसबर्न स्मिथ का नाम आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख का नाम हमको ध्यान रखना है। ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, मतलब आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। और वर्तमान में 25वें नंबर के शक्तिकांत दास है। अच्छा, यहीं पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन से आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। तो यंग हिल्टन आयोग का नाम आपको ध्यान रखना है। यंग हिल्टन आयोग जो है इसकी सिफारिश पर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी भारत सरकार ने किसे दी है? तो बात करें सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा, इसका मतलब क्या है कि जो सैटेलाइट है उसकी निगरानी करना है। यानी जो उपग्रह हैं हमारे, जो सैटेलाइट हैं, उनकी निगरानी करने के लिए ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। और ध्रुव स्पेस को मंजूरी दिया गया है। ध्रुव स्पेस की बात करें तो 2012 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो हैदराबाद में है। कहाँ पर? हैदराबाद, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है? तो भारत का पहला सैटेलाइट जो है वो आर्यभट्ट है। क्या है? आर्यभट्ट। इसको अगर हम बात करें तो 19 अप्रैल 1975 में 1975 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ये भारत का पहला उपग्रह था। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर रहे हैं, यानी भारतीय तटरक्षक बल की बात कर रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने विशाखापट्टनम में, कहाँ पर? विशाखापट्टनम की बात करते हैं तो विशाखापट्टनम में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन। इसी सम्मेलन के दौरान सुविधा सॉफ्टवेयर का जो है पहला संस्करण लॉन्च किया गया है। अच्छा, आईटीबीपी से आपको ध्यान रखना है कि आईटीबीपी जो है सोने की अवैध तस्करी को रोकने के लिए आईटीबीपी ने एक ऑपरेशन जज्बा शुरू किया था। और इसी ऑपरेशन जज्बा के तहत चीन सीमा पर हाल ही में 108 किलो, है ना, सोना जो है वो जब्त किया गया था। तो सोने की अवैध तस्करी को रोकने के लिए आईटीबीपी ने ऑपरेशन जज्बा शुरू किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस की बात करें तो ये 30 जुलाई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 30 जुलाई को। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2013 में पहली बार ये मनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा ये घोषित किया गया है। तो पहली बार कब मनाया गया है? 2013 में मनाया गया। वहीं पर अगर हम बात करें तो अभी 30 जुलाई को मानव तस्करी दिवस के खिलाफ जो विश्व दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? तो थीम आपको ध्यान रखना है, मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़ें। ये इस बार की थीम है। वहीं पे अगर हम आपकी चर्चा करें 28 जुलाई को, तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विश्व मानव तस्करी दिवस का उद्देश्य क्या है? तो मानव तस्करी के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना इसका
उद्देश्य है। अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो आर्टिकल जो 23 है, अनुच्छेद 23 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इस अनुच्छेद के अंदर क्या कहा गया है, मानव तस्करी जो है इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है ना, तो आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल जो 23 है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। मानव तस्करी और बालाश्रम पे पाबंदी की बात कही गई है। तो मानव तस्करी से रिलेटेड जब आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 23, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आइडियाज़ फॉर लाइफ किसने शुरू किया है? तो भूपेंद्र यादव का नाम आपको ध्यान रखना है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। इन्होंने भी हाल ही में आईआईटी दिल्ली में, कहाँ पर, आईआईटी दिल्ली, आपको ध्यान रखना है, आईआईटी दिल्ली में इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है आइडियाज़ फॉर लाइफ। उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में आप अपने विचार इस पोर्टल पर व्यक्त कर सकते हैं और उसके ऊपर ये काम किया जाएगा ना, अगर विचार पसंद आता है तो। वहीं पे अगर बात करें जी किशन रेड्डी से, एक आपको ध्यान रखना है, निर्माण पोर्टल, यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सहायता के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया था। फिर बात करते हैं नोमैडिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो चौथा संस्करण था नोमैडिक फेस्टिवल। इसका आयोजन अभी हाल ही में लद्दाख में किया गया है। लद्दाख की बात करें तो ये 2 दिवसीय, कितना, 2 दिवसीय आपको ध्यान रखना है ना, 2 दिवसीय ये फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। जो खाना बदोश जनजातियां होती हैं, कौन सी, खाना बदोश जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों के संस्कृति को दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से इसे आयोजित किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लद्दाख के कुछ अन्य फेस्टिवल्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख के अन्य फेस्टिवल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपको ध्यान रखना है, लोसर पूछा जाता है, हेमिस महोत्सव आपको ध्यान रखना है, कौन सा, हेमिस फेस्टिवल ध्यान रखना है, अब कई बार पूछा गया है। मोनलम चेनमा आपको ध्यान रखना है। ममानी महोत्सव आपको ध्यान रखना है। ये सब लद्दाख में बनाए जाने वाले आपके फेस्टिवल्स हैं। बात करते हैं, हाल ही में जमशेद जी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट नामक जो बुक है, ये पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ पर आप इस बुक को देख पा रहे हैं, ये जो आप बुक देख रहे हैं, इस बुक की कवर पेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट का नाम, बी और सी दोनों सही है, इन दोनों ने मिलकर के इस पुस्तक को लिखा है। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें तो एक आज आपके लिए एक छोटा सा क्विज़ है। क्विज़ ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर छपा हुआ क्वेश्चन है, ये पक्का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। हाल ही में भारत का 43वां विश्व धरोहर जो है वो घोषित किया गया है। ये विश्व धरोहर जो है ये कहाँ घोषित किया गया, मतलब ये कहाँ पर है, आपको बताना है इसका आंसर कि ये किस राज्य में जो 43वां जो विश्व धरोहर है वो घोषित किया गया, ये किस राज्य में है, ठीक है। चलिए, आपको अपने आंसर जो है वो कमेंट के माध्यम से बताना है, ठीक है। डेली क्लासेस आपकी चलती रहेगी, ये जितनी भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे हम उसके ऊपर डेली चर्चा करेंगे। आज के जो लाइक का टारगेट रखा गया है वो मात्र 20 लाइक का टारगेट रखा गया है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो आप इसे बिल्कुल पसंद कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।